नमस्ते बच्चों, मेरा नाम लकी आहूजा है। मैं आपको कक्षा 11 की समाजशास्त्र का अध्यापन करवा रही हूँ। तो बच्चों, कक्षा 11 की समाजशास्त्र में हम अपनी द्वितीय पुस्तक समाज का बोध का अध्ययन कर रहे हैं और हम इस पुस्तक के अपने 5वें अध्याय को प्रारंभ कर चुके थे। हमारी पुस्तक के 5वें अध्याय का नाम है भारतीय समाजशास्त्री। हम इस अध्याय का प्रथम भाग परिचय पूर्ण कर चुके थे। आज हम इस अध्याय का दूसरा भाग पढ़ने जा रहे हैं। इस दूसरे भाग में हम जानेंगे हमारे एक प्रसिद्ध भारतीय समाजशास्त्री के बारे में, जिनका नाम है गोविंद सदाशिव घुरिये। ये आप गोविंद सदाशिव घुरिये या जीएस घुरिये की जो पिक्चर है वो देख सकते हैं। अब थोड़े से इनके जीवन काल की चर्चा हम कर लेते हैं। सबसे पहले तो इनका जीवन काल रहा 1893 से 1983 तक। गोविंद सदाशिव घुरिये का जन्म 12 दिसंबर 1893 को मालवान, पश्चिम भारत के कोंकण तटीय प्रदेश के छोटे से कस्बे में हुआ था। उनका परिवार एक संपन्न व्यापारी था, लेकिन बाद में उसका पतन हो गया। तो ये स्थितियाँ थी उनके परिवार की कि शुरुआत में ये एक संपन्न व्यापारी परिवार में जन्मे थे, लेकिन बाद में इस परिवार का पतन हो गया, व्यापार में कुछ हानि आदि होने से। 1913 में एल्फिंस्टन कॉलेज मुंबई में प्रवेश, संस्कृत ऑनर्स में स्नातकोत्तर की उपाधि संस्कृत तथा अंग्रेजी में इसी कॉलेज से 1918 में। तो श्री गोविंद सदाशिव घुरिये ने 1913 में मुंबई के एल्फिंस्टन कॉलेज में प्रवेश लिया। यहाँ उन्होंने संस्कृत ऑनर्स में स्नातक किया और उसके बाद में स्नातकोत्तर के लिए इन्होंने संस्कृत और अंग्रेजी 2 विषय को चुना और इन दोनों विषयों से 1918 में स्नातकोत्तर किए। उसके बाद 1919 में समाजशास्त्र में विदेश में प्रशिक्षण हेतु छात्रवृत्ति के लिए चयनित। 1919 में ये एक विशेष छात्रवृत्ति के लिए चयनित हुए। किसके लिए छात्रवृत्ति थी? तो समाजशास्त्र विषय के अध्ययन के लिए विदेश जाने हेतु ये छात्रवृत्ति थी। प्रारंभ में लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में L.T. हॉबहाउस अपने समय के प्रमुख समाजशास्त्री के द्वारा पढ़ाए गए। बाद में कैम्ब्रिज में W.H.R. रिवर्स द्वारा पढ़ाए गए और उनके प्रसारवादी दृष्टिकोण से प्रभावित हुए। तो जब ये अपनी स्कॉलरशिप के लिए विदेश पढ़ने गए तो वहाँ शुरुआत में लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में L.T. हॉबहाउस, जो कि अपने समय के एक प्रसिद्ध समाजशास्त्री थे, उनके द्वारा इन्हें पढ़ाया गया। बाद में कैम्ब्रिज में W.H.R. रिवर्स द्वारा भी इन्हें पढ़ाया गया और रिवर्स के जो प्रसारवादी दृष्टिकोण था उनसे ये काफ़ी प्रभावित हुए। 1922 में रिवर्स के अकस्मात निधन के पश्चात A.C. हैडन के निर्देशन में PhD की उपाधि प्राप्त की। मई में मुंबई वापस आए। कास्ट एंड रेस इन इंडिया PhD पर आधारित पांडुलिपि पर कैम्ब्रिज में पुस्तकों की एक श्रृंखला प्रकाशित करने के लिए स्वीकृत हुई। तो 1922 में इनके शिक्षक श्री रिवर्स का अकस्मात निधन हुआ और उसके बाद A.C. हैडन के निर्देशन में इन्होंने अपनी PhD को पूरा किया, अपनी उपाधि प्राप्त की और मई में ये पुनः मुंबई वापस आए। कास्ट एंड रेस इन इंडिया इस नाम से PhD पर आधारित जो इनकी पांडुलिपि थी उस पर ही कैम्ब्रिज में पुस्तकों की एक श्रृंखला प्रकाशित करने के लिए इनको स्वीकृति दी गई। 1924 थोड़े समय तक कोलकाता में रहने के पश्चात बम्बई विश्वविद्यालय में रीडर तथा विभागाध्यक्ष के रूप में नियुक्ति, जहां अगले 35 वर्ष तक ये रहे। तो 1924 में ये कुछ समय तक कोलकाता में रहे और उसके बाद में बम्बई विश्वविद्यालय में रीडर और विभागाध्यक्ष के पद पर इनकी नियुक्ति हुई और यहीं पर ये अगले 35 वर्ष तक रहे। 1936 बम्बई विश्वविद्यालय के विभाग में PhD की उपाधि प्रारंभ की। भारतीय विश्वविद्यालय में समाजशास्त्र में प्रथम PhD उपाधि घुरिये के निर्देशन में G.R. प्रधान को प्रदान की गई। स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम को पुनरावृत्त किया और 1945 में
पूर्णकालीन 8 कोर्स में समाजशास्त्र का पाठ्यक्रम प्रारंभ किया। 1936 में बम्बई विश्वविद्यालय के विभाग में इन्होंने पीएचडी की उपाधि का जो कोर्स था वो प्रारंभ किया और भारतीय विश्वविद्यालय में जो समाजशास्त्र विषय था उसकी प्रथम पीएचडी की उपाधि घूरिये के निर्देशन में ही श्री GR प्रधान को प्राप्त हुई और स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम को भी इनके द्वारा पुनरावृत्त किया गया और 1945 में पूर्णकालिक एक 8 कोर्स में समाजशास्त्र के पाठ्यक्रम को इन्होंने प्रारंभ करवाया। 1951 घूरिये द्वारा इंडियन सोशियोलॉजिकल सोसाइटी की स्थापना की गई तथा वे इसके संस्थापक अध्यक्ष बने। द इंडियन सोशियोलॉजिकल सोसाइटी ने 1952 में अपने जर्नल सोशियोलॉजिकल बुलेटिन का प्रकाशन प्रारंभ किया। तो एक बड़ी उपलब्धि थी घूरिये की कि 1951 में इनके द्वारा इंडियन सोशियोलॉजिकल सोसाइटी प्रारंभ की गई और वे इसके संस्थापक अध्यक्ष बने। द इंडियन सोशियोलॉजिकल सोसाइटी ने 1952 में अपना एक जर्नल प्रारंभ किया जिसका नाम था सोशियोलॉजिकल बुलेटिन। 1959 में विश्वविद्यालय से सेवानिवृत्त हुए लेकिन शैक्षिक जीवन में क्रियाशील रहे। मुख्य रूप से प्रकाशन के क्षेत्र में 30 में से 17 पुस्तकें उन्होंने सेवानिवृत्त होने के बाद लिखी। मृत्यु 1998 में 90 वर्ष की आयु में। तो यदि हम बात कर रहे हैं घूरिये की तो 1959 में वे सेवानिवृत्त हुए लेकिन शैक्षिक जीवन में ये उसके पश्चात भी काफ़ी क्रियाशील रहे। मुख्य रूप से उन्होंने अपनी जो 30 प्रकाशित पुस्तकें हैं उनमें से 17 पुस्तकें सेवानिवृत्त होने के बाद ही लिखी। इनकी मृत्यु 1983 में 90 वर्ष की आयु में हुई। GS घूरिये को भारत में समाजशास्त्र को एक संस्थागत रूप में स्थापित करने का श्रेय दिया जाता है। तो वास्तव में घूरिये को ही भारत में समाजशास्त्र को संस्थागत रूप में औपचारिक रूप में शुरू करने का श्रेय दिया जाता है। बम्बई विश्वविद्यालय में इन्होंने सर्वप्रथम स्नातकोत्तर स्तर पर समाजशास्त्र विभाग में शिक्षण कार्य की अध्यक्षता की तथा 35 वर्षों तक इस विभाग में कार्य किया। तो ये हम जान चुके हैं कि बम्बई विश्वविद्यालय में इन्होंने सर्वप्रथम स्नातकोत्तर स्तर पर समाजशास्त्र विषय में जो शिक्षण कार्य है उसे प्रारंभ किया और 35 वर्षों तक वे इस विभाग में कार्य करते रहे। उनके निर्देशन में बड़ी संख्या में काम करने वाले शोध विद्यार्थी आज भी इस विषय में महत्वपूर्ण स्थानों पर कार्यरत हैं। तो उनके निर्देशन में एक बड़ी संख्या में काम करने वाले शोध विद्यार्थी हुए और वे आज भी इस विषय में महत्वपूर्ण स्थानों पर कार्यरत हैं। इन्होंने इंडियन सोशियोलॉजिकल सोसाइटी की स्थापना की तथा सोशियोलॉजिकल बुलेटिन नामक जर्नल भी निकाला। यह चर्चा भी हम कर चुके हैं। उनके शैक्षणिक लेख न केवल बहुसर्जक होते थे बल्कि जिन विषयों पर उन्होंने लेखन किया वे काफ़ी विस्तृत होते थे। तो इनके जो शैक्षणिक लेख थे वो भी काफ़ी महत्व रखते थे। ऐसे समय में जबकि विश्वविद्यालय शोध के लिए दी जाने वाली वित्तीय तथा संस्थागत सहायता काफ़ी सीमित थी, तो घूरिये उस समय में कार्य कर रहे थे जब विश्वविद्यालय शोध के लिए दी जाने वाली वित्तीय सहायता और संस्थागत सहायता बहुत ही सीमित थी, काफ़ी कम थी। घूरिये ने समाजशास्त्र का एक भारतीय विषय के रूप में पोषण किया। तो ऐसे समय में भी उन्होंने एक समाजशास्त्र विषय का एक भारतीय विषय के रूप में काफ़ी पोषण किया, यानी उस विषय को काफ़ी आगे बढ़ाया। घूरिये द्वारा स्थापित बम्बई विश्वविद्यालय विभाग ऐसा पहला विभाग बना जिसने सर्वप्रथम सफलतापूर्वक 2 मुख्य कार्यक्रमों या विषयों को लागू किया जिन्हें आगे चलकर उत्साहपूर्वक इनके उत्तराधिकारियों द्वारा अपनाया गया। तो घूरिये द्वारा जो बम्बई विश्वविद्यालय में विभाग स्थापित किया, यही पहला ऐसा विभाग बना जिसमें कि सर्वप्रथम 2 मुख्य विषयों या कार्यक्रमों को लागू किया गया और इन कार्यक्रमों को आगे चलकर जो इनके उत्तराधिकारी हुए उनके द्वारा उत्साहपूर्वक अपनाया गया।
ये थे सक्रिय रूप से शिक्षण तथा शोध कार्य का एक ही संस्था में किया जाना तथा सामाजिक मानव विज्ञान और समाजशास्त्र को एक वृहत वर्ग के रूप में स्थापित करना। तो ये जो दो मुख्य कार्य थे उनके, वो क्या थे? तो एक था कि सक्रिय रूप से शिक्षण और शोध कार्य को दोनों को एक ही संस्थान में किया जाना। उसके अलावा सामाजिक मानव विज्ञान और समाजशास्त्र, इन दोनों को एक वृहत वर्ग के रूप में ही स्थापित कर देना। घुरिये की पहचान जाति और प्रजाति पर उनके द्वारा किए गए बेहतरीन कार्यों से होती है, लेकिन इसके अतिरिक्त इन्होंने वृहत विषयों जैसे जनजाति, नातेदारी, परिवार और विवाह, संस्कृति, सभ्यता और नगरों की ऐतिहासिक भूमिका, धर्म तथा संघर्ष और एकीकरण का समाजशास्त्र। तो वास्तव में घुरिये को सबसे ज़्यादा उनके जाति और प्रजाति के कार्यों के लिए जाना जाता है, लेकिन उसके अलावा भी कई विषयों पर उन्होंने कार्य किया। बौद्धिक तथा संदर्भगत सरोकारों जिन्होंने घुरिये को प्रभावित किया, उनमें सबसे प्रमुख हैं प्रसारवाद, हिंदू धर्म तथा सिद्धांत पर प्राच्य छात्रवृत्ति, राष्ट्रवाद तथा हिंदू अभिन्नता के सांस्कृतिक पक्ष। तो घुरिये को जो बौद्धिक और संदर्भगत सरोकार जिन्होंने की अपना प्रभाव डाला, उनमें कुछ प्रमुख थे, जैसे प्रसारवाद था, हिंदू धर्म और सिद्धांत पर प्राच्य छात्रवृत्ति था, राष्ट्रवाद था, हिंदू अभिन्नता के कुछ सांस्कृतिक पक्ष थे। एक प्रमुख विषय जिस पर घुरिये ने कार्य किया वह था जनजाति अथवा आदिवासी संस्कृति। तो एक सबसे बड़ा मुख्य विषय जिस पर घुरिये ने कार्य किया वह जनजाति या आदिवासी विषय था। वास्तव में इस विषय पर इनका लेखन और मुख्य रूप से वेरियल एल्विन के साथ हुए वाद विवाद ने इन्हें समाजशास्त्र तथा शिक्षा की दुनिया से बाहर एक पहचान दी। तो वास्तव में ये जो आदिवासी या जनजाति संस्कृति पर इनके कार्य रहे, इनका लेखन और ख़ास करके वेरियल एल्विन के साथ इनके जो वाद विवाद हुए, उनके कारण समाजशास्त्र और शिक्षा से बाहर की दुनिया में भी घुरिये का नाम काफ़ी प्रसिद्ध रहा। सन 1930 और 1940 के दशकों में इस विषय पर काफ़ी वाद विवाद हुआ कि भारत में जनजातीय समाज का क्या स्थान हो और राज्य उनसे किस प्रकार का व्यवहार करे। वास्तव में 1930 और 40 के दशक में इस विषय पर काफ़ी वाद विवाद रहा कि भारत में जो जनजातीय समाज है उसका किस प्रकार का स्थान हो और राज्य द्वारा उनसे किस प्रकार का व्यवहार किया जाए। कई ब्रिटिश प्रशासक, मानव विज्ञानी भारतीय जनजातियों में रुचि रखते थे और उनका मानना था कि ये आदिम लोग थे जिनकी अपनी विशिष्ट संस्कृति थी जो हिंदू मुख्यधारा से काफ़ी अलग थी। तो कई सारे ब्रिटिश प्रशासक, मानव विज्ञानी जो थे वे भारतीय जनजातियों में काफ़ी रुचि रखते थे और इनका एक मत था, इनका मानना था कि ये जो आदिम लोग हैं इनकी अपनी एक अलग विशिष्ट संस्कृति थी और ये हिंदू मुख्यधारा से काफ़ी ज़्यादा अलग थे। उनका मानना था कि सीधे साधे जनजातीय लोग हिंदू समाज तथा संस्कृति से न केवल शोषित होंगे बल्कि सांस्कृतिक रूप से भी उनका पतन होगा। तो इन ब्रिटिश अधिकारियों का ऐसा मानना था कि ये सीधे साधे जनजातीय लोग जो हैं ये हिंदू समाज और संस्कृति के कारण शोषित होंगे और इसके अलावा इनका सांस्कृतिक रूप से भी काफ़ी पतन हो जाएगा। इस कारण को म्यान में रखते हुए उन्हें लगा कि यह राज्य का कर्तव्य है कि वे जनजातियों को संरक्षण दें ताकि वे अपनी जीवन पद्धति तथा संस्कृति को बनाए रख सकें। तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए, इस बात को ध्यान में रखते हुए उन्हें यह लगा कि राज्य का ऐसा कर्तव्य है कि वे जनजातियों को संरक्षण दें ताकि वे अपनी जीवन पद्धति और संस्कृति को बिल्कुल वैसा ही जैसी है बनाए रख सकें।
क्योंकि उन पर लगातार यह दबाव बन रहा था कि वे हिंदू संस्कृति की मुख्य धारा में अपना समायोजन करें, अपने आप को मुख्य धारा में मिला ले। तो उन पर लगातार इस प्रकार का दबाव बन रहा था कि वे हिंदू संस्कृति की मुख्य धारा में अपना समायोजन कर लें, यानी आदिम जनजातियों को हिंदू संस्कृति के साथ समायोजन के लिए एक दबाव बनाया जा रहा था। हालांकि राष्ट्रवादी भारतीय भी भारत की एकता तथा भारतीय समाज तथा संस्कृति को आधुनिक बनाने की आवश्यकता को लेकर उतने ही उत्तेजित थे। लेकिन जो राष्ट्रवादी भारतीय थे, हालांकि जो राष्ट्रवादी भारतीय थे वे भारत की एकता और भारतीय समाज और संस्कृति को आधुनिक बनाने की जो आवश्यकता थी उसे लेकर के काफ़ी उत्तेजना रखते थे। उनका यह मानना था कि जनजातीय संस्कृति के संरक्षण के प्रयास दिशाहीन थे और आदिम संस्कृति को बचाने का कार्य वास्तव में गुमराह करने की कोशिश थी। और इन राष्ट्रवादी लोगों का ऐसा मानना था कि जनजातीय संस्कृति के संरक्षण के ये जो प्रयास किए जा रहे हैं ये बिल्कुल दिशाहीन थे और आदिम संस्कृति को बचाने का कार्य करने की जो ये कोशिश है यह वास्तव में एक गुमराह करने की कोशिश थी। इसके परिणाम स्वरूप जनजातियों के पिछड़ेपन को आदिम संस्कृति के संग्रहालय के रूप में ही बनाए रखा गया था। तो इन राष्ट्रवादी विचारकों का मानना था कि इस प्रकार से जनजातियों का जो पिछड़ापन है इसे आदिम संस्कृति के संग्रहालय के रूप में ही बनाए रखने जाने की चेष्टा की जा रही थी। हिंदुत्व की कई विशेषताओं को वे स्वयं पिछड़ा हुआ मानते थे और जिनमें सुधार की आवश्यकता थी उन्हें लगा कि जनजातियों को भी विकास की आवश्यकता थी। तो हिंदुत्व की कुछ विशेषताओं को वे स्वयं भी पिछड़ा हुआ मानते थे और स्वीकार करते थे कि उनमें सुधार की आवश्यकता थी। उन्हें लगा कि जनजातियों को भी इसी प्रकार से आगे विकसित होने की आवश्यकता है। घुरिये राष्ट्रवादी विचारधारा के प्रबल समर्थक थे तथा उन्होंने इस बात पर बल दिया कि भारतीय जनजातियों को पिछड़े हिंदू समूह के रूप में पहचाना जाए, न कि एक भिन्न सांस्कृतिक समूह के रूप में। तो घुरिये बिल्कुल राष्ट्रवादी विचारधारा के एक प्रबल समर्थक थे और उन्होंने इस बात पर बल भी दिया कि भारतीय जनजातियों को पिछड़े हिंदू समूहों के रूप में ही स्वीकार किया जाए, न कि एक बिल्कुल अलग सांस्कृतिक समूह के रूप में। इस कार्य के लिए उन्होंने विस्तार से जनजातीय संस्कृति के कई साक्ष्य प्रस्तुत किए, यह प्रमाणित करने के लिए कि वे काफ़ी लंबे समय से हिंदुत्व से आपसी अंतःक्रिया द्वारा जुड़े रहे हैं। इस कार्य के लिए घुरिये द्वारा जनजातीय संस्कृति संबंधी कई सारे सबूत या साक्ष्य प्रस्तुत किए गए और यह प्रमाणित किया गया कि वे यानी कि ये आदिम समूह लंबे समय से ही हिंदुत्व से आपसी अंतःक्रिया करते हुए बढ़ रहे हैं। जिस समायोजन प्रक्रिया से सभी भारतीय जातियों को गुजरना पड़ा, उसी प्रक्रिया में जनजातीय वर्ग साधारणतः अन्य भारतीय समुदाय से पीछे रह गए थे। और घुरिये का मानना था कि जिस समायोजन की प्रक्रिया से लगभग सभी भारतीय जातियां गुजरी हैं, उसी प्रक्रिया में ये जो जनजाति वर्ग हैं ये साधारणतः कुछ पीछे रह गए हैं अन्य भारतीय समुदायों से। एक मुख्य विवाद कि भारतीय जनजाति एक ऐसी आदिम जाति थी जो शायद ही कभी अलग थलग रही हो, जिसका वर्णन शास्त्रीय मानव विज्ञान की पुस्तकों में हुआ है, विवादास्पद नहीं रहा। तो एक मुख्य विवाद रहा कि भारतीय जनजाति एक ऐसी आदिम जनजाति थी जो शायद ही कभी अलग थलग रही हो। इसका वर्णन शास्त्रीय मानव विज्ञान की पुस्तकों में हुआ है और यह बिल्कुल भी विवादास्पद नहीं रहा है। इस तथ्य पर मतभेद था कि मुख्यधारा की संस्कृति का उस पर क्या प्रभाव पड़ा और इसकी जांच की गई। वास्तव में मतभेद इस बात पर था कि मुख्यधारा की संस्कृति का इन जनजातियों पर क्या प्रभाव पड़ा और इस संबंध में फिर जांच की गई।
संरक्षणवादियों का यह विश्वास था कि समायोजन का परिणाम जनजातियों के शोषण तथा उनकी संस्कृति की विलुप्तता के रूप में सामने आएगा। तो जो संरक्षणवादी विचारक थे उनका ऐसा विश्वास था कि इस प्रकार का जो समायोजन है उसका परिणाम जनजातियों के शोषण और उनकी संस्कृति की विलुप्त होने के रूप में ही सामने आएगा। दूसरी तरफ घुरिये तथा राष्ट्रवादियों ने यह तर्क दिया कि ये दुष्परिणाम मात्र जनजातीय संस्कृति तक ही सीमित न होकर भारतीय समाज के सभी पिछड़े तथा दलित वर्गों में समान रूप में देखे जा सकते हैं। और दूसरी तरफ घुरिये और राष्ट्रवादियों ने अपना तर्क प्रस्तुत किया कि जिन दुष्परिणामों की संरक्षणवादी बात कर रहे हैं ये मात्र जनजातीय संस्कृति तक ही सीमित नहीं रहेंगे, भारतीय समाज के सभी पिछड़े और जो दलित वर्ग हैं उनमें समान रूप से इन्हें हम देख पाएंगे। विकास के मार्ग में आने वाली ये वे आवश्यक कठिनाइयां हैं जिनसे बचा नहीं जा सकता। तो घुरिये का और अन्य राष्ट्रवादी नेताओं का, विचारकों का ऐसा मानना था कि ये जो कठिनाइयां हैं ये विकास के मार्ग में उत्पन्न होने वाली आवश्यक कठिनाइयां हैं और इनसे बचा नहीं जा सकता। तो बच्चों एक यहाँ संबंधित क्रियाकलाप दिया गया है जो आपको करना है, आइए देखते हैं। आज भी हम उसी प्रकार के विवादों में पड़े हैं। किसी भी प्रश्न के विभिन्न पक्षों की उनकी समकालीन परिप्रेक्ष्य को ध्यान में रखकर समीक्षा कीजिए। उदाहरण के लिए अधिकतर जनजातीय आंदोलन अपनी विशिष्ट सांस्कृतिक तथा राजनीतिक पहचान पर बल देते हैं। वास्तव में झारखंड तथा छत्तीसगढ़ राज्यों का निर्माण इसी प्रकार के आंदोलनों का फल है। तो बिल्कुल जिस विवाद की चर्चा हम कर रहे थे आज भी हम उसी प्रकार के कई विवादों में पड़े हैं। किसी भी प्रश्न के विभिन्न पक्षों की उनके समकालीन परिप्रेक्ष्य को ध्यान में रख के आपको समीक्षा करनी है। उदाहरण की हम बात करें तो अधिकतर जनजातीय आंदोलन अपनी विशिष्ट सांस्कृतिक और राजनीतिक पहचान पर बल देते हैं। वास्तव में झारखंड और छत्तीसगढ़ राज्यों का जो निर्माण हुआ वो इसी प्रकार के विशिष्ट आंदोलनों को प्रदर्शित करते हैं। विकास के नाम पर बड़े बड़े बांधों, खदानों तथा फैक्ट्रियों के निर्माण के कारण जनजातीय वर्गों पर एक असमान दबाव पड़ता है जिस पर काफ़ी मतभेद हैं। ऐसे और कितने संघर्षों के बारे में आप जानते हैं। तो विकास के नाम पर बड़े बड़े बांध बनाए जाते हैं, खदानों का, फैक्ट्रियों का निर्माण किया जाता है और इस कारण जनजातीय वर्ग पर एक बहुत असमान बड़ा दबाव पड़ता है और इस पर काफ़ी समय से मतभेद बना हुआ है। तो ऐसे और किस संघर्ष के बारे में या किन संघर्षों के बारे में आपने सुना है या पढ़ा है, पता लगाइए कि इन संघर्षों के पीछे कौन से मुद्दे थे। आप और आपके सहपाठी इन समस्याओं के बारे में क्या सोचते हैं। तो आपको पता लगाना है कि इन संघर्षों के पीछे किस प्रकार के मुद्दे थे और आप और आपके जो साथी हैं, सहपाठी हैं, वे इन समस्याओं के बारे में किस प्रकार के विचार रखते हैं। तो ये क्रियाकलाप आपको अपने स्तर पे करना है। आपने अब तक जो पढ़ा है, सुना है, खबरों में पढ़ा है, उन सभी की सहायता से आपको अपने विचारों को आपस में चर्चा करनी है। जाति तथा प्रजाति पर घुरिये के विचार। तो अब हम बात करेंगे कि घुरिये ने जाति और प्रजाति संबंधी किस प्रकार के विचार प्रस्तुत किए। घुरिये की शैक्षिक साख उनके द्वारा कैम्ब्रिज में किए गए डॉक्टरेट के शोध निबंध के आधार पर बनी, जो आगे चलकर 1932 में कास्ट एंड रेस इन इंडिया के नाम से प्रकाशित हुआ। तो बिल्कुल घुरिये की जो शैक्षिक साख निर्मित हुई थी वो उनके द्वारा कैम्ब्रिज में जाकर उन्होंने जो डॉक्टरेट का अपना शोध निबंध लिखा था उसके आधार पर हुई और उनका ये कार्य 1932 में कास्ट एंड रेस इन इंडिया नाम से प्रकाशित हुआ। घुरिये के कार्य ने लोगों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया क्योंकि इन्होंने समकालीन भारतीय मानव विज्ञान के मुद्दों को संबोधित किया था। तो घुरिये का जो कार्य था उन्होंने लोगों का ध्यान अपनी ओर खींचा और इन्होंने समकालीन भारतीय मानव विज्ञान जो था उसके कुछ मुद्दों को संबोधित किया था।
इस प्रचलित सिद्धांतों की विस्तार पूर्वक आलोचना की और उन्होंने कुछ प्रचलित सिद्धांतों की विस्तार पूर्वक आलोचना भी की थी। इस सर्वप्रचलित विचार के प्रमुख उद्घोषक हर्बर्ट रिजले थे, जो ब्रिटिश औपनिवेशिक अधिकारी थे और मानव विज्ञान के मामलों में बेहद रुचि रखते थे। तो जो सर्वप्रचलित विचार था जिसका की विरोध किया गया घुरिये द्वारा अपने विचार प्रकट कर, तो उसके प्रमुख उद्घोषक थे हर्बर्ट रिजले। ये ब्रिटिश औपनिवेशिक अधिकारी थे और मानव विज्ञान में इनकी काफ़ी रुचि हुआ करती थी। इस विचारधारा के अनुसार मनुष्य का विभाजन उसकी शारीरिक विशेषताओं को ध्यान में रखते हुए, जैसे खोपड़ी की चौड़ाई, नाक की लंबाई अथवा कपाल का भार या खोपड़ी का वह हिस्सा जहां दिमाग की स्थिति होती है, अलग तथा भिन्न प्रजातियों में बांटा गया है। तो हर्बर्ट रिजले की जो ये विचारधारा थी वो क्या थी कि मनुष्य का जो विभाजन है अलग अलग प्रजातियों में, वो कुछ शारीरिक विशेषताओं को ध्यान में रखते हुए हुआ है और उन शारीरिक विशेषताओं में शामिल था खोपड़ी की चौड़ाई, नाक की लंबाई, कपाल का भार या खोपड़ी का वह हिस्सा जहाँ पर दिमाग यानी मस्तिष्क स्थित होता है। तो ये आधार था अलग अलग प्रजातियों में मनुष्यों को बांटे जाने का। रिजले तथा अन्य लोगों की यह मान्यता थी कि भारत विभिन्न प्रजातियों के उद्विकास के अध्ययन की एक विशिष्ट प्रयोगशाला था, क्योंकि जाति एक लंबे समय में विभिन्न समूहों के बीच एक लंबे समय से अंतर्विवाह निषिद्ध करती है। तो रिजले का और उनके कुछ साथी थे, उनका ऐसा मानना था कि भारत जो है यह विभिन्न प्रजातियों के उद्विकास के अध्ययन के लिए एक प्रकार की प्रयोगशाला थी, क्योंकि भारत में जाति लंबे समय से चली आ रही थी और यह जाति जो है यह विभिन्न समूहों के बीच लंबे समय से अंतर्विवाह को निषिद्ध करती थी या अंतर्विवाह को रोकती थी। रिजले का मुख्य तर्क था कि जाति का उद्भव प्रजाति से हुआ होगा, क्योंकि विभिन्न जाति समूह किसी विशिष्ट प्रजाति से संबंधित लगते हैं। तो रिजले का ऐसा मानना था कि जाति का उद्भव वास्तव में प्रजाति से ही हुआ होगा, क्योंकि अलग अलग जाति समूह किसी विशिष्ट प्रजाति से संबंधित लगते हैं। सामान्य रूप से उच्च जातियां तकरीबन भारतीय आर्य प्रजाति की विशेषताओं से मिलती हैं, जबकि निम्न जातियों में अनार्य जनजातियों, मंगोल अथवा अन्य प्रजातियों के गुण देखने को मिलते हैं। तो सामान्य रूप से उन्होंने, रिजले ने, उनके साथियों ने ये माना कि जो भारत में उच्च जातियां हैं वे तकरीबन भारतीय आर्य प्रजाति की विशेषताओं से मिलती हैं, जबकि जो निम्न जातियां हैं वे अनार्य जनजातियों जैसे मंगोल और अन्य प्रजातियों से मिलती जुलती हैं। विभिन्न वर्गों की भिन्नताओं के औसतन आधार पर, जैसे नाक की लंबाई, कपाल का आकार आदि, रिजले तथा अन्य लोगों ने यह सुझाव दिया कि निम्न जातियां ही भारत की वास्तविक आदि निवासी हैं। तो विभिन्न वर्गों की विभिन्नताओं के जो औसत आधार थे, जैसे कि नाक की लंबाई, जैसे कि कपाल का आकार और कुछ अन्य विशेषताएं, उनके आधार पर रिजले ने और अन्य कुछ लोगों ने इस प्रकार का सुझाव दिया कि जो निम्न जातियां हैं ये ही भारत की वास्तविक आदि निवासी हुआ करती थी। उन्हें आर्यों द्वारा दबाया गया, जो कहीं बाहर से आकर भारत में बस गए। तो रिजले द्वारा, उनके साथियों द्वारा ऐसा कहा गया कि इन पुरानी जातियों को, आदिम जातियों को आर्यों द्वारा दबाया गया और ये आर्य जो थे ये कहीं बाहर से आकर के भारत में बस गए थे। रिजले द्वारा दिए गए तर्कों से घुरिये असहमत नहीं थे, लेकिन वे उसे केवल अंशतः सत्य मानते थे। तो रिजले द्वारा जो ये तर्क प्रस्तुत किए गए उनसे घुरिये पूर्णतः असहमत नहीं थे, लेकिन वे इन्हें सिर्फ अंशतः सत्य मानते थे।
उन्होंने उन समस्याओं की ओर ध्यान दिलाया जो केवल औसत के आधार पर बिना परिवर्तनों को ध्यान में रखे किसी भी समुदाय पर विशिष्ट मापदंड लागू कर दिए जाने से होती हैं। तो घुरिये ने उन सभी समस्याओं की ओर ध्यान दिलाया जो सिर्फ औसत के आधार पर बिना परिवर्तनों को ध्यान में रखे ही किसी भी समुदाय पर विशिष्ट मापदंड लागू कर देने से हो सकती हैं। घुरिये का यह विश्वास था कि रिजले के शोध प्रबंध में उच्च जातियों को आर्य तथा निम्न जातियों को अनार्य बताया गया है। यह व्यापक रूप से केवल उत्तरी भारत के लिए ही सही है। तो घुरिये ने अपना विश्वास प्रकट किया कि रिजले के जो शोध प्रबंध था उस शोध प्रबंध में उच्च जातियों को आर्य और जो निम्न जातियां हैं उन्हें अनार्य बताया गया है, और यह वास्तव में सिर्फ उत्तरी भारत के लिए ही सत्य प्रतीत होता है। भारत के अन्य भागों में अंतर समूहों की भिन्नताएं मानवमिति माप बहुत व्यापक अथवा व्यवस्थित नहीं हैं। तो घुरिये का मानना था कि भारत के जो अन्य भाग हैं वहाँ पर अंतर समूहों की भिन्नताएं या ये जो कुछ मानवमिति की माप थी ये बहुत व्यापक हैं और व्यवस्थित नहीं हैं। इनमें व्यापकता ज़्यादा है और इन्हें आप व्यवस्थित रूप से वर्गीकृत नहीं कर सकते हैं। इसका यह अर्थ हुआ कि अधिकांश भारत में सिंधु गंगा के मैदान छोड़कर विभिन्न प्रजातीय वर्गों का आपस में काफ़ी लंबे समय से मेल मिलाप था, और घुरिये मानते थे कि इसका अर्थ ये हुआ कि अधिकांश भारत में सिर्फ सिंधु गंगा का जो मैदान है उस हिस्से को छोड़कर कई विभिन्न प्रजातियों का आपस में बहुत लंबे समय से मेल मिलाप हुआ करता था। अतः प्रजातीय शुद्धता केवल उत्तर भारत में ही बची हुई थी क्योंकि वहाँ अंतर्विवाह निषिद्ध था। तो जो प्रजातीय शुद्धता की चर्चा रिजले कर रहे थे, यह प्रजातीय शुद्धता सिर्फ उत्तर भारत में ही देखने को मिलती थी क्योंकि वहाँ पर लंबे समय से अंतर्विवाह निषिद्ध था। शेष भारत में अंतःविवाह जाति विशेष में ही विवाह करने का प्रचलन उन वर्गों में हुआ जो प्रजातीय स्तर पर वैसे ही भिन्न थे। तो बाकी जो भारत था, जो उत्तर भारत के अलावा जो भारत था, वहाँ पर अंतःविवाह यानी जाति विशेष में ही विवाह करने का प्रचलन सिर्फ उन वर्गों में हुआ जो प्रजातीय स्तर पर काफ़ी अलग थे। आज जाति के इस प्रजातीय सिद्धांत को नहीं माना जाता, परंतु 20वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में इसे सच माना जाता था। तो जाति का जो प्रजातीय सिद्धांत रिजले द्वारा प्रस्तुत किया गया, आज इसे नहीं माना जाता, लेकिन 20वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में इस पर विश्वास किया जाता था। इतिहासकारों में आर्यों तथा भारतीय उपमहाद्वीप में उनके आगमन को लेकर मतभेद है। तो इस संदर्भ में एक मतभेद इतिहासकारों में भी है कि भारतीय उपमहाद्वीप में आर्यों का आगमन कब और किस प्रकार से हुआ। हालांकि जिस समय घुरिये इस विषय पर लिख रहे थे उस समय इस विषय के ये मुद्दे महत्वपूर्ण थे। इसी कारण से इनके लेखों ने लोगों का ध्यान आकर्षित किया। यह भी सच है कि घुरिये जिस दौरान अपना ये लेखन कार्य कर रहे थे उस समय इस विषय के ये महत्वपूर्ण मुद्दे थे, और इसी कारण से घुरिये के लेखों ने लोगों का ध्यान आकर्षित किया। घुरिये जाति की एक विस्तृत परिभाषा दिए जाने के कारण भी जाने जाते हैं। तो घुरिये ने जाति की एक काफ़ी विस्तृत परिभाषा दी और उसके लिए भी ये काफ़ी प्रसिद्ध हैं। उनकी परिभाषा 6 महत्वपूर्ण विशेषताओं पर बल देती है। तो घुरिये की जो परिभाषा है वो 6 मुख्य विशेषताओं पर बल देती है। पहली विशेषता है, जाति एक ऐसी संस्था है जो खंडीय विभाजन पर आधारित है। तो घुरिये ने माना कि जाति एक ऐसी विशेषता है जो विशेष खंडीय विभाजन पर आधारित है। इसका अर्थ है कि जातीय समाज कई बंद पारस्परिक अनन्य खंडों में बटा है। प्रत्येक जाति ऐसा ही एक खंड है। यह बंद है क्योंकि जाति का निर्धारण जन्म से होता है। एक विशिष्ट जाति के बच्चे हमेशा उसी जाति के होंगे। तो बिल्कुल जाति एक बंद व्यवस्था है, एक विशेष प्रकार का खंड है। इसे
बंद इसलिए कहा गया क्योंकि जाति का निर्धारण जन्म से ही होता है और इस कारण एक विशिष्ट जाति के बच्चे जो हैं वे हमेशा उसी जाति के होंगे। दूसरे शब्दों में जाति की सदस्यता केवल जन्म के आधार पर मिलती है। संक्षेप में किसी भी व्यक्ति की जाति का निर्धारण जन्म से जन्म के समय होता है। इससे न तो बचा जा सकता है और न ही बदला जा सकता है। तो ये खंडीय विभाजन काफ़ी जटिल है या हम कहें स्थिर है। तो जाति की सदस्यता सिर्फ जन्म के आधार पर मिलती है। जन्म से और जन्म के समय ही जाति का निर्धारण होता है। इससे ना तो बचा जा सकता है और ना ही इसमें परिवर्तन किया जा सकता है। दूसरी विशेषता है जातिगत समाज सोपानिक विभाजन पर आधारित होते हैं। तो जातिगत जो समाज हैं उनमें एक सोपानिक विभाजन देखने को मिलता है। प्रत्येक जाति दूसरी जाति की तुलना में असमान होती है, अर्थात प्रत्येक जाति दूसरी से उच्च अथवा निम्न होती है। तो हर जाति दूसरी जाति की तुलना में असमान होती है, यानी प्रत्येक जाति दूसरी से उच्च या निम्न होती है। सैद्धांतिक रूप से प्रचलन में नहीं, कोई भी दो जातियां समान नहीं होती हैं। तो सैद्धांतिक रूप से कोई भी दो जातियां बिल्कुल समान नहीं होती है। तीसरी विशेषता है संस्था के रूप में जाति सामाजिक अंतःक्रिया पर प्रतिबंध लगाती है, विशेषकर साथ बैठकर भोजन करने पर। तो एक संस्था के रूप में ये जो जाति है वह सामाजिक अंतःक्रिया पर कुछ प्रतिबंध लगाती है, खास करके साथ बैठकर भोजन करने पर। किस प्रकार के खाद्य पदार्थ को विभिन्न जातियों के बीच बांटा जा सकता है, इसके विस्तृत नियम है। तो किस प्रकार के खाद्य पदार्थों को, किस प्रकार के भोजन को विभिन्न जातियों के बीच बांट सकते हैं, इसके कई विस्तृत नियम हैं। ये नियम पवित्रता तथा अपवित्रता के विचार से संचालित होते हैं और ये जो नियम हैं ये पवित्रता और अपवित्रता के विचार से ही संचालित होते हैं। यही तथ्य सामाजिक अंतःक्रिया पर भी लागू होते हैं। यह विशेष नाटकीय रूप से अस्पृश्यता के क्षेत्र में दिखाई देता है, जहाँ किसी जाति विशेष के व्यक्ति द्वारा छू जाने मात्र से इंसान अपवित्र हो जाता है। तो ये जो पवित्रता अपवित्रता का तथ्य है यह सामाजिक अंतःक्रिया पर भी लागू होता है और विशेष नाटकीय रूप से यह अस्पृश्यता के क्षेत्र में हमें देखने को मिलता है। और ये अस्पृश्यता के अनुसार किसी जाति विशेष के व्यक्ति द्वारा मात्र छू लेने से ही दूसरा व्यक्ति अपवित्र माना जाता है। चौथी विशेषता है सोपानिक तथा प्रतिबंधित सामाजिक अंतःक्रिया के सिद्धांतों को मानते हुए जाति में विभिन्न जातियों के लिए भिन्न भिन्न अधिकार तथा कर्तव्य निर्धारित होते हैं। तो जाति में जो सोपानिक और प्रतिबंधित सामाजिक अंतःक्रिया के सिद्धांत हैं इन्हें ही मानते हुए विभिन्न जातियों के लिए अलग अलग अधिकार और कर्तव्य निर्धारित किए जाते हैं। उनके अधिकार तथा कर्तव्य केवल धार्मिक क्रियाओं तक ही सीमित न रहकर धर्मनिरपेक्ष विश्व तक फैले हुए हैं। तो जातियों के जो अधिकार और कर्तव्य हैं वे सिर्फ धार्मिक क्रियाओं तक ही सीमित नहीं हैं, बल्कि धर्मनिरपेक्ष विश्व में भी उन्हें देखा जा सकता है। जैसा कि निर्जातीय वर्णन जातिगत समाज की दिनचर्या को दिखाता है, विभिन्न जातियों के मध्य होने वाली अंतःक्रिया इन्हीं नियमों से चालित होती है। तो जो निर्जातीय वर्णन है वो जिस प्रकार से जातिगत समाज की दिनचर्या को प्रदर्शित करता है, विभिन्न जातियों के मध्य जो आपसी अंतःक्रिया होती है वह इन्हीं कुछ नियमों से निर्धारित होती है। पांचवी विशेषता है जाति व्यवसाय के चुनाव को भी सीमित कर देती है, जो जाति की तरह जन्म पर आधारित तथा वंशानुगत होता है। तो यह जाति जो है यह व्यवसाय के चुनाव को बिल्कुल सीमित कर देती है, क्योंकि किसी भी जाति के लोगों का जो व्यवसाय है वह जाति की तरह ही जन्म पर आधारित और वंशानुगत स्वीकार किया जाता है। समाज के स्तर पर जातिगत श्रम विभाजन में कठोरता देखी जाती है तथा विशिष्ट व्यवसाय कुछ विशिष्ट जातियों को ही दिए जाते हैं। तो समाज के स्तर पर ये जो जातिगत श्रम विभाजन है इसमें कठोरता देखी जाती है और विशिष्ट व्यवसाय सिर्फ कुछ विशिष्ट जनजातियों को ही दिए जाते हैं।
छठी विशेषता है जाति विवाह पर कठोर प्रतिबंध लगाती है। जाति में अंतर्विवाह यानी जाति में ही विवाह के साथ ही बहिर्विवाह के नियम भी जुड़े रहते हैं, अर्थात किसकी शादी किससे नहीं हो सकती है। तो जाति विवाह पर कठोर प्रतिबंध लगाती है और जाति में अंतर्विवाह यानी जाति में ही विवाह के साथ ही बहिर्विवाह के नियम भी जुड़े होते हैं और बहिर्विवाह के नियम ये निर्धारित करते हैं कि किसकी शादी किस समूह से नहीं हो सकती है। इस प्रकार की योग्यता और निर्योग्यता के समूहों के नियम जाति प्रथा को आगे बढ़ने में मदद करते हैं। तो इस प्रकार की जो विवाह संबंधी योग्यता और निर्योग्यता है समूहों के संबंध में, ये नियम ही जाति प्रथा को आगे तक लेकर जाने में मदद करते हैं। घुरिये की परिभाषा जाति के व्यवस्थित अध्ययन में सहायक है। उनकी परिभाषा अवधारणात्मक थी जो शास्त्रीय पुस्तकों पर आधारित थी। तो घुरिये की ये जो परिभाषा है जिसमें 6 मुख्य विशेषताओं को रखा गया है, ये जाति के व्यवस्थित अध्ययन में काफ़ी सहायक है और इनकी परिभाषा अवधारणात्मक थी और शास्त्रीय पुस्तकों के अध्ययन पर आधारित थी। वास्तविक रूप से जाति के बहुत से रूपों में परिवर्तन हो रहा था, हालांकि वे सब किसी न किसी रूप में अस्तित्व में हैं। वास्तविक स्थिति ये थी कि जाति के बहुत से रूपों में काफ़ी परिवर्तन हो रहा था, लेकिन वे सब आज भी किसी न किसी रूप में मौजूद हैं। आगे आने वाले कई दशकों में नृजातीय क्षेत्र के अध्ययनों ने इस विषय पर महत्वपूर्ण जानकारियां एकत्रित करने में मदद की है कि स्वतंत्र भारत में इस क्षेत्र में यानी जाति में क्या कुछ हो रहा है। तो आगे आने वाले जो कई अध्ययन हुए उन आगे आने वाले जो कई दशक हुए उस दौरान जो नृजातीय अध्ययन किए गए उनमें इस क्षेत्र पर यानी कि जाति के क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण जानकारियां इकट्ठा की गई हैं और ये भी बताया गया है कि स्वतंत्र भारत में जाति के क्षेत्र में क्या परिवर्तन हो रहे हैं। 1920 तथा 1950 ईस्वी के मध्य भारत में समाजशास्त्र के 2 प्रमुख विभाग मुंबई तथा लखनऊ में खुले। 1920 और 1950 के बीच में भारत में समाजशास्त्र के 2 नए विभाग मुंबई और लखनऊ में खुले थे। दोनों का प्रारंभ समाजशास्त्र तथा अर्थशास्त्र के मिले जुले विभाग के रूप में हुआ और इन दोनों ही विभागों का प्रारंभ समाजशास्त्र और अर्थशास्त्र के मिले जुले विभागों के रूप में हुआ था। जहां मुंबई विभाग इस समय GS घुरिये द्वारा संचालित हो रहा था, वहीं दूसरी ओर लखनऊ विभाग प्रसिद्ध त्रिदेव राधाकमल मुखर्जी संस्थापक, DP मुखर्जी तथा DN मजूमदार द्वारा चलाया जा रहा था। तो इन 2 विभागों में से मुंबई विभाग जैसा कि हमने देखा कि GS घुरिये द्वारा संचालित हो रहा था, वहीं लखनऊ विभाग जो था वो त्रिदेवों द्वारा आगे बढ़ाया जा रहा था। ये त्रिदेव थे राधाकमल मुखर्जी जो कि संस्थापक थे लखनऊ विभाग के, इसके अलावा थे DP मुखर्जी और DN मजूमदार। वैसे तीनों ही जाने माने थे तथा अपने कार्यों के लिए पहचाने जाते थे, परंतु DP मुखर्जी इनमें सर्वाधिक लोकप्रिय थे। तो ये सभी जाने माने थे, अपने कार्यों के लिए जाने जाते थे, इनमें सबसे अधिक लोकप्रिय थे DP मुखर्जी। और DP मुखर्जी के बारे में हम चर्चा प्रारंभ करेंगे हमारे इस अध्याय के अगले भाग में। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।